स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का ये एग्जांपल है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसमें जो बॉडी का पाथ होगा वो होगा पैराबोला। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो आया है 1D मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर किसी प्लेन में मूव कर रही है तो बॉडी एक साथ दो एक्सेस में चलेगी, एक्स में भी और वाई के अंदर भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, यानी कि जो उसका पाथ होगा, वो पाथ कहलाएगा पैराबोला। यहाँ पर बॉडी एक साथ दो एक्सेस में चलेगी, एक्स में भी और वाई के अंदर भी। अब एक्स का मोशन वाई को इफेक्ट नहीं करेगा और वाई का मोशन एक्स को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों मोशन जो रहेंगे ना वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे। और पाथ क्या होगा बॉडी का, तो बॉडी का जो पाथ होगा उसके अंदर होगा पैराबोला। ठीक है, वो मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करती है तो उसका पाथ होता है पैराबोला। ठीक है, एनी पार्टिकल विच वंस थ्रोन मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी कि वो कोई भी बॉडी जो एक बार फ्रीली फॉल करा दी जाए तो उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। जैसे कि आपने कोई बॉम्ब रिलीज़ किया चलते हुए प्लेन से, या बुलेट को फायर किया राइफल से, जेवलिन थ्रोन हुआ, चलती हुई ट्रेन की विंडो से आपने कोई सामान फेंक दिया, तो उन सभी का जो पाथ होगा वो पाथ क्या होगा, पैराबोला। सही है। मान लो एच हाइट के टावर पे से खड़े हो गए, आपने किसी बॉल को आगे फेंक दिया यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू, तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोला। टंकी के अंदर छेद कर दिया तो पानी के निकलने का पाथ क्या होगा, पैराबोला। फुटबॉल को आपने लात मार दी, ठीक है, यानी फुटबॉल को आपने किक किया तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोला। सही है। बैट से बॉल को मारा गया, पाथ क्या हुआ, पैराबोला। तो ये जो पैराबोलिक मोशन है ये कैसा मोशन होता है, एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर मिलने वाला मोशन होता है। सही है। इसमें बॉडी एक साथ दो एक्सेस के अंदर मूव करती है, एक्स में भी और वाई के अंदर भी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। ठीक है, जितने एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्वेश्चन बेस्ड हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। तो पैराबोलिक मोशन, तो पैराबोलिक मोशन की क्या कंडीशन है कि अगर पाथ पैराबोला चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पैराबोला की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये कि वाई जो हो वो एक्स स्क्वायर के फंक्शन में होना चाहिए। सही है। वाई जो होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर के फंक्शन में होना चाहिए। एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सही है। और वाई क्या है, वर्टिकल हाइट। गॉट इट। जबकि स्ट्रेट लाइन के लिए पाथ क्या होता था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इससे पहले जो हमने 1D मोशन किया उसमें पाथ क्या आया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें पाथ क्या होना चाहिए, इसके पाथ की इक्वेशन यानी ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन बोली जाएगी, ठीक है, उसके अंदर y फंक्शन में किसके होगा, एक्स स्क्वायर के। गॉट इट। तो एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पर, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम प्लेन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, जेवलिन थ्रोन, a body drop from the window of a moving train. These are all considered under projectile motion. ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बॉडी एक साथ दो वेलोसिटीज़ के कंबाइंड इफेक्ट में चलती है। बॉडी एक साथ दो वेलोसिटीज़ के कंबाइंड इफेक्ट के अंदर चलती है। तो वो दोनों वेलोसिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो वो दोनों वेलोसिटीज़ के अंदर एक तो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी होती है वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल को इफेक्ट नहीं करेगी और वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल को इफेक्ट नहीं करेगी। सही है, पहली बात। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी फोर्स नहीं लगता जिसकी वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है ना ये कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार बदलती है क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। ठीक है। अगर बॉडी का पाथ पैराबोला चाहिए तो कुछ बातें मान के इस चैप्टर में काम करना पड़ेगा। क्या, पहली बात, एयर का रेजिस्टेंस काउंट में नहीं लेना है। अर्थ हमारी परफेक्ट स्फीयर नहीं है। सही है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से और अर्थ के कर्वेचर की वजह से जी की वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है, और जी को हमको इस चैप्टर में क्या लेना है, कांस्टेंट। सही है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल, ताकि जी की वैल्यू कितनी फिक्स रहे, 9.8 हर पॉइंट पर।
जबकि ऐसा होता नहीं है। जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू और पोल पर जी की वैल्यू सेम नहीं होती। पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। तो हमें कर्वेचर काउंट में नहीं लेना, रोटेशन काउंट में नहीं लेना। सही है, हमको हर पॉइंट पर ये मान के काम करना है कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इट। तो ये कंडीशन है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ये 3 मेजर कंडीशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि दिमाग में याद रखनी है। क्वेश्चन में दे या ना दे, जी की वैल्यू में वेरिएशन नहीं लेना है। ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट में स्टडी होगा। पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। टोटल मिलाकर के 5 मेजर फॉर्मूले इसमें से तैयार करने हैं। सिंपल फॉर्मूले। मान लो एच हाइट की टावर पे से खड़े हो गए, तुमने किसी बॉल को आगे फेंक दिया। एम मास की बॉल, यू वेलोसिटी तुमने आगे फेंक दिया। सही है, तो जैसे तुम उस बॉल को थ्रो करोगे तो बॉल आगे भी जाएगी और नीचे भी आएगी। ठीक है, मान लो बॉल जो है वो किसी पॉइंट पी पर पहुंची। उस पॉइंट पी पर वर्टिकल में कितना चली, वाई। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना चली, एक्स। बॉल हॉरिजॉन्टल में कितना चली, एक्स, और वर्टिकल में कितना चली, वाई। गॉट इट। अब इस पॉइंट पर जो बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या क्या है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मैंने पहले ही बोला था कि वेलोसिटी बदलती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यू रहेगी। टी टाइम बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, जी टी। जी टी का मतलब वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन आफ्टर टी टाइम। कैसे निकाला, तो बराबर में सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है। v = u + at वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें v को y डायरेक्शन में लगा दो तो vy = uy + ay/t हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और ay की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दी तुमने, g के इक्वल। तो vy की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, gt के इक्वल। इस बात को तुम याद कर लो कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, gt। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी u और gt का क्या है, नेट। सही है, हॉरिजॉन्टल में u है, वर्टिकल में gt है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, v। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, बीटा। सही है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, तो लगा दो आपने अंडर रूट में gt का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो ये आ गई निकल करके रिजल्टेंट वेलोसिटी। सही है, दैट इज अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। गॉट इट। अब ये वेलोसिटी तो लगातार चेंज होगी, क्योंकि पहले एंगल था बीटा और ग्राउंड पे आते ही एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, एंगल पर डिपेंडेंट है। सही है, तो जिसकी वजह से लगातार ये वेलोसिटी चेंज होगी। जो भी चेंज होगी वो वर्टिकल में होगी, हॉरिजॉन्टल पे तो होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। अब तुमने वेलोसिटी निकाली है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर लो। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तुमने निकाल लिया एंगल। तो तुमने राइट एंगल ट्राइंगल से tan बीटा कैलकुलेट किया, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। सही है, जब भी एंगल निकालना हो, एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट किसके इक्वल है, gt के, और x कंपोनेंट किसके इक्वल है, u के। ठीक है, तो जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो बॉडी 2 मोशन एक साथ करती है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। और जो वर्टिकल मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। दोनों मोशन एक दूसरे पर टोटली इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि u सेम एट ऑल प्लेसेस, बिकॉज नो फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, वाइल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू gt, इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। चैप्टर में मैंने बोले 5 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला v = अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में t आ गया और t तो लगातार इंक्रीज़ करेगा, तो ये वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ करेगी। मान लो कि u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 3 सेकंड बाद ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पूछी है। सही है, तो u है 40, gt की वैल्यू निकाल लो। 3 सेकंड बाद बोल रहा है g की वैल्यू 10 कर दिया, तो 10 × 3 कितना हो गया, 30, और v तुमको निकालना है, लगा दो अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। एक वैल्यू 40, एक वैल्यू 30, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 50। गॉट इट। ये आ गई ग्राउंड पे निकल करके वेलोसिटी। दूसरा, आपको इस वेलोसिटी का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था tan बीटा = gt/u लगा दो। सही है, tan बीटा = gt/u। इस फॉर्मूले की मदद से आप रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर लोगे, यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन।
गॉट इट। अब मान लो कि बॉडी जो है आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया h हाइट से, बॉडी x में और y में साइमल्टेनियसली कितना कितना चली, तो x की अलग से इक्वेशन बनानी पड़ेगी और y की अलग से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सही है। लेकिन कुल मिलाकर के x और y के बीच में डिस्प्लेस कितना करी, अगर वो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन क्या बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन बन गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और वाई का क्या मतलब है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर तुम एक्स की इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, तो एक्स की इक्वेशन निकालने के लिए लगा दो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को एक्स के अंदर लगाना है बस खाली, सही है। तो तुमने u की जगह यू एक्स कर दिया और ए की जगह ए एक्स कर दिया। अब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, ज़ीरो है या नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो x की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, यू एक्स टी के, यू एक्स किसके इक्वल है, यानी इनिशियल वेलोसिटी x में कितने के इक्वल है, u के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, यू टी के, सही है। अब एक बार इसी इक्वेशन को तुम किस पे लगा दो, y पर, तो y में अगर इक्वेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा, y के अंदर लगाओगे तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, ज़ीरो, तो जब इनिशियल वेलोसिटी y के अंदर ज़ीरो है तो y की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, हाफ ए वाई टी स्क्वायर के, और ए वाई कितने के इक्वल है, g के इक्वल है, तो y की इक्वेशन कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। तो y में इक्वेशन आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, x में इक्वेशन आ गई यू टी के इक्वल। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे, x की वैल्यू यू टी के इक्वल है और y की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल है, दोनों वैल्यूज में पुट करके सॉल्व कर लो। क्या कैलकुलेट हो गया आगे तुम्हारे पास, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सही है। जैसे x की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 6 दे दे और y की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आंसर हो गया 10, सही है। अब तुम्हें निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री, सही है। तो कैसे निकालोगे भाई, x की वैल्यू यू टी के इक्वल है और y की वैल्यू कितने के इक्वल बताई थी, हाफ जी टी स्क्वायर के। तो सबसे पहले एक काम करो, जो t है इसकी वैल्यू निकाल लो x में से, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन यू से उठा के y वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ गई जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, सही है। तो एक बार देखो जरा, x की वैल्यू यू टी के इक्वल है, हमने t की वैल्यू को x अपॉन यू पुट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई हो गया। अब 2u स्क्वायर जी ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, y के, यानी y किसके फंक्शन में हो गया, एक्स स्क्वायर के फंक्शन में हो गया, तो पाथ क्या कहलाएगा, पैराबोला, ठीक है भाई। नेक्स्ट निकालना है तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी नीचे आने का समय। जब बॉडी नीचे आ रही है तो आगे इसमें रही है y के अंदर, सही है। तो भाई y में इक्वेशन को इस्तेमाल करो, तो y में हमने भी अभी जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी, हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन किस में निकाली हमने, y के अंदर, तो y है तुम्हारे पास हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल। अब इस y की मैक्सिमम वैल्यू को नाम दे दो कैपिटल H, तो स्मॉल t की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल T हो जाएगी, जिसको बोलोगे तुम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2h अपॉन जी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है इसमें खास बात है क्या, कि ये जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है ये फॉर्मूला मास पे डिपेंड नहीं है, इस फॉर्मूले में m नहीं आ रहा, सही है। तो बॉडी का जो मास है वो इस केस में टाइम को इफेक्ट नहीं करेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अंडर रूट में 2h अपॉन जी, गॉट इट। चाहे बॉडी को स्ट्रेट फेंक लो, चाहे बॉडी को पैराबोलिक पाथ पे फेंक लो, दोनों बॉडीज़ के नीचे आने का टाइम सेम होगा। यानी दो बॉडी है, एक को तुमने ड्रॉप किया, एक को तुमने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, दोनों के नीचे आने का टाइम सेम होगा अंडर रूट में 2h अपॉन जी। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का क्या मतलब है, ग्राउंड पर मैक्सिमम कितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया बॉटम से, सही है। ये चीज़ क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब ये रेंज यानी कि डिस्टेंस हुआ किस में कैलकुलेट करोगे, x के अंदर, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू जो है उसी का क्या नाम है, रेंज। तो x की तुमने इक्वेशन क्या बनाई थी, u t के इक्वल, और x की मैक्सिमम वैल्यू को तुम नाम दे दो r।
तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यू इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। सिंपल सी बात ये समझ लो, एक्स क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। बस वही लगाया है हमने यहाँ पर, सही है। तो एक्स को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और कैपिटल टी के लिए हमने फॉर्मूला अभी पीछे निकाला था, क्या, अंडर रूट में 2h/g, वो उठा के इसके अंदर पुट कर दो, तो तुम्हारे पास रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया, क्या, अंडर रूट में u अंडर रूट 2h/g। ये आ गया किसके लिए फॉर्मूला, रेंज के लिए, सही है। r इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट में 2h/g। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, तो हमने पहले कैलकुलेट करी वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला निकाला अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। दूसरा इस वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी tan बीटा, जिसकी वैल्यू निकाली GT/u। तीसरा हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें x किसके इक्वल है, ut के, और y किसके इक्वल है, हाफ GT स्क्वायर के। चौथा इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, x और y को, तो पैराबोला पाथ निकल करके आ गया, और पैराबोला की इक्वेशन आ गई निकल करके, वैल्यू आ गई निकल करके पाथ की, y इक्वल्स टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, सही है। और पांचवा फॉर्मूला किसके लिए निकाला, रेंज के लिए। टोटल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए, 5, सही है। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या निकाला हमने, u इंटू टी करके, और t की वैल्यू पुट करी अंडर रूट में 2h/g, तो रेंज के लिए फॉर्मूला u अंडर रूट में 2h/g। तो टोटल मिला करके ये 5 फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर यूज़ होंगे। ढंग से एक एक फॉर्मूलों को सिंपल तरीके से करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन के अंदर किसी बच्चे ने कोई कॉइन या मान लो एप्पल जो है उसे थ्रो किया, सही है। तो बताओ कॉइन बच्चे के हाथ में आके गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सीधी सी बात ये समझो कि अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो हर बार कॉइन लड़के के हाथ में ही आके गिरेगा, और अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर गई तो कॉइन पीछे रह जाएगा, सही है। और अगर ट्रेन रिटार्ड कर गई तो कॉइन लड़के से आगे जा करके गिरेगा। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो उसी सिचुएशन में पाथ कॉइन का स्ट्रेट लाइन होगा, जो लड़के को अंदर से दिखाई देगा। ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रही है, सही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, सही है। हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिट इनसाइड द ट्रेन। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिट इनसाइड द ट्रेन, जब भी पूछा जाए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। और अगर यही ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कर देना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही होगी तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कॉइन का फ्री फॉल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि g के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर बताया फॉर्मूला, और a की वैल्यू किसके इक्वल तुमने पुट कर दी, 0 के इक्वल। तो अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर कितना बचेगा, g के इक्वल, सही है। ये तब है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही हो, गॉट इट। अब जैसे क्वेश्चन में कहता है कि 2 बॉल हैं a और b, एक बॉल को आपने ड्रॉप किया और बॉल b को आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। बॉल a को आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब u क्या है, 0, और बॉल b को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों बॉल के नीचे आने का जो टाइम होगा ना वो सेम होगा, कितना होगा, अंडर रूट में 2h/g। लेकिन दोनों के नीचे आने की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो बॉडी पैराबोलिक पाथ को कवर कर रही है और अगर वो उतना ही टाइम ले रही है जितना कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में थ्रो करी गई है, तो नेचुरल बात है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेट लाइन के कंपैरेटिव, सही है। तो दोनों बॉडी के ग्राउंड पर स्ट्राइक करने की वेलोसिटीज़ अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों बॉडीज़ के नीचे आने का टाइम सेम होगा, सही है। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ग्राउंड पर। कितनी होगी, ए की कितनी होगी स्ट्रेट लाइन में, अंडर रूट 2gh, और बॉडी बी की कितनी होगी, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है भाई। तो बॉडी ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है, लेकिन दोनों बॉडीज़ के नीचे आने का टाइम पीरियड सेम है। बोथ द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम टाइम एट द सेम टाइम बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, ठीक है। अब अगर मान लो बॉल ए को तुमने थ्रो किया, बॉल बी को भी तुमने थ्रो किया, तो ऐसी सिचुएशन में नेचुरल बात है कि बॉल ए को नीचे आने में कम टाइम लगेगा और बॉल बी को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर थ्रो करा जा रहा है पहले वाला बॉल।